हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सजीव प्राणियों के शरीर में ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज, एटीपी, एनएडी या फिर एडीपी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी क्या होता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एनएडी क्या होता है? तो एनएडी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये तीनों के फुल फॉर्म है। और एटीपी जो होती है वो ऊर्जा का करेंसी होता है, यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की दर वो गहराई में वृद्धि होती है जब ऑप्शन ए O2 की सांद्रता बढ़ेगी, ऑप्शन बी CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट्स की सांद्रता बढ़ेगी या फिर बाइकार्बोनेट्स की सांद्रता घटेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। जब हम लोग जितना वायु अंदर लेते हैं एक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, उसको बोला जाता है टाइडल वायु। ठीक है, टाइडल एयर। टाइडल एयर तो हमारा एक कैपेसिटी होता है वायु अंदर लेने का, इनहेल करने का, जो टाइडल एयर कहलाता है। तो हम लोग जितना टाइडल एयर लेते हैं उसमें से हमें जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उतना अगर पूर्ति नहीं हो पाती है तो हमारा श्वसन रेट होता है बढ़ जाता है। सिंपल सी बात समझो कि क्षेत्रफल हमारा जितना है, ठीक है, जितना क्षेत्रफल है उतना अगर वायु हमने सांस के दौरान अंदर इनहेल किया और उसमें से ऑक्सीजन की पूर्ति मान लीजिए 20% 12% है, तो ये हमारा पूर्ति अगर वहाँ से हो गया तो फिर श्वसन रेट है वो नॉर्मल रहेगी। और अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी कमी आया तो श्वसन रेट को बढ़ा दिया जाएगा ताकि टाइडल वायु में और ज़्यादा वायु प्रवेश कर पाए और ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, श्वसन की जो दर है गहराई में वृद्धि होती है जब, तो CO2 की सांद्रता जब हाई हो जाती है तो ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाएगी और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए फिर क्या किया जाएगा, जो श्वसन का दर होता है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर श्वसन की दर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ रहे हैं, ट्रैकियों को पिचकने से कौन रोकता है? तो ट्रैकियों को कोलैप्सिंग से रोकता कौन है? तो ये रोकने का काम करेगा उपास्थि वलय। उपास्थि वलय क्या करते हैं, वो एक कवच का काम करता है और ट्रैकियों को आपस में पिचकने नहीं देता। जैसे कोशिका को पिचकने से कौन रोकता है? तो कोशिका झिल्ली, जो कि बाहर की ओर पाया जाता है। ठीक है, ये 3 लेयर में होता है और ये क्या करता है, कोशिका को एक शेप प्रदान करता है, इसको पिचकने से रोकता है और बाहरी प्रेशर से भी रोकता है। तो जैसा कोशिका झिल्ली कोशिका के लिए काम करता है वही काम उपास्थि वलय क्या करते हैं, ट्रैकिया के लिए करता है। ठीक है, दोनों ही सेम फंक्शन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अस्थमा या दमा का कारण क्या हो सकता है? ट्रैकियों का संक्रमण, फुफ्फुस का संक्रमण, प्लूरल गुहा में रक्तस्राव या फिर ब्रैंकियल पेशियों का स्पाज्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रैंकियल पेशियों का स्पाज्म। जब ब्रैंकियल पेशियों में स्पाज्म होता है तो आपको दमा या अस्थमा का अटैक हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है। श्वसन में जो प्रयुक्त ऊर्जा होता है वो किस प्रकार का ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा? तो भौतिक ऊर्जा तो हो नहीं सकता, गतिज ऊर्जा भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा एक तरह से, विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगा क्योंकि न्यूरन ऊर्जा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, श्वसन की जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है जिसको हम लोग ATP में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसका यूनिट होता है ATP, तो वो सारा का सारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रेब्स चक्र का महत्व क्या है? क्रेब्स चक्र का क्या महत्व? प्रकाश संश्लेषण को बढ़ा देना, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण, विटामिन का संश्लेषण या फिर ऑक्सीकृत फास्फोरिलेशन द्वारा ATP का निर्माण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकृत फास्फोरिलेशन जो है फास्फोरीकरण द्वारा ATP का निर्माण। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्रेब्स चक्र क्या होते हैं, एक साइकिल होता है जिस साइकिल में क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, ऑक्सीजन का उपस्थिति होना चाहिए और ऑक्सीजन जब उपस्थिति दिखाएगा तब क्या होगा, एक फास्फोरीकरण
प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के दौरान एटीपी का निर्माण होगा जो एनर्जी का करेंसी का काम करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, पायरुविक अम्ल क्या होते हैं, CO2 और जल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया का नियमन केंद्र कौन सा है, मेडुला, डायाफ्राम, हाइपोथैलेमस या फेफड़ा। तो श्वसन क्रिया को कंट्रोल करने का काम किसको होता है, तो वो मेडुला का होता है, ठीक है। ये ब्रेन का एक पार्ट है और ये क्या करते हैं, पूरा रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है कि कितनी बार एक मिनट में सांस लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है या फिर ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है घटाना है, ये सारा कंट्रोल मेडुला करता है। जब आप दौड़ते हो भागते हो तो आपका ब्रीदिंग हाई हो जाता है, बहुत फास्ट सांस लेते हो। जब आप सोते हो तो बहुत ही स्लो सांस लेते हो। तो ये स्लो फास्ट करने का काम कर कौन रहा है, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला रक्त वहन तंत्र किसका होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसका होता है, केंचुए में, गोधिका में, तिलचट्टे में, टोड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलचट्टे में। तिलचट्टा क्या होता है, ऑर्थोपोडा ग्रुप्स का एक जीव है, ठीक है। इसका क्या लक्षण होता है, तो इसमें 3 जोड़ी जो होते पैर होंगे, ठीक है, 3 जोड़ी पैर होंगे, मतलब 6, इस तरह से 3 जोड़ी पैर हो जाएंगे। और इसमें पंख भी होता है, 4 पंख होते हैं। आप देखना 4 पंख होते हैं, 2 छोटे 2 बड़े होते हैं, किसी का 2 बड़े और चारों बड़े होते हैं। तो ये कुछ लक्षण है और बाकी ये जो भी पाए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये 2 जोड़ी जो हमारा 4 पंख और 3 जोड़ी पैर है ये कंपलसरी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑर्थोपोडा का सारे कीटों में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है। जैसे कि हम लोग में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो किस में होता है, ट्यूब में होता है। सारा का सारा परिवहन ट्यूब में करेगा, ठीक है। ट्यूब मीन्स जैसे कि धमनी हो गया, सीरा हो गया, तो वो पूरा का पूरा ट्यूब में ही होता है। लेकिन जब आप देखोगे कॉकरोच में, तिलचट्टों में, तो इन सब में क्या होता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा उसमें सीरा नहीं होगा, धमनी नहीं होगा, उनका सारा का सारा ओपनली होता है, ठीक है। सारा का सारा खुले परिवहन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका की उत्तेजना से हृदय की गति रुक जाती है। ऑप्शन ए एसिटाइल कोलिन के मुक्त होने के फलस्वरूप, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज के संदमन के फलस्वरूप, ऑप्शन डी नॉर एड्रेनालिन के मुक्त होने के फलस्वरूप, या फिर डोपाशीन के संदमन के फलस्वरूप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एसिटिल कोलिन के मुक्त होने के फलस्वरूप। जब एसिटिल कोलिन मुक्त होती है तो हृदय की अनुकंपी तंत्रिका की जो उत्तेजना होती है उससे हृदय की गति रुक जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के हृदय में पेसमेकर होता है, एसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे तंतु और हेंस का बंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एसे नोड। एसे नोड को क्या बोला जाता है, एसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जान लो। एसे नोड मीन्स सिनोआर्टरियन नोड, ठीक है, सिनोआर्टरियल नोड। इसको साइनस नोड भी बोला जाता है, इसका एक नाम है साइनस नोड, ये भी पूछा जाता है, साइनस नोड, ठीक है। साइनस नोड भी इसको बोला जाता है। वैसे तो इसका नाम है सिनोआर्टरियल नोड, ओके। तो ये जो इसका लोकेशन पता है कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन होता है दाएं अलिंद पे। इसका लोकेशन होता है दाएं अलिंद पे, ये दायां अलिंद पे पाया जाएगा और दाएं अलिंद के ऊपर पीछे वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल करने का काम होता है। ये हृदय की जो विद्युत चालन प्रणाली होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक तरह से ये हृदय का हृदय भी कहलाता है। हृदय को स्टार्टर बूस्ट देने का भी काम करता है और एक तरह से हृदय का पेस मेकर भी कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे नोड वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों का आंतरिक स्तर बना होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उनका जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट ये वाला पार्ट, ये किसका बना होता है, सल्की एपिथेलियम द्वारा, स्तंभी एपिथेलियम द्वारा, संवेदी एपिथेलियम द्वारा, या फिर रोम युक्त एपिथेलियम द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो रोम युक्त एपिथेलियम तो नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का संवहन होना है, ठीक है। संवेदी एपिथेलियम, संवेदी का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई संवेदनाशील काम नहीं हो रही है। स्तंभी एपिथेलियम नहीं होता है, आंसर इज सल्की एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हृदय की जो सिस्टोलिक दबाव होते हैं और डायस्टोलिक दबाव से अधिक होता है, ऐसा क्यों। ऑप्शन है सिस्टोलिक में हृदय से
रुधिर जो होता है धमनियों में धकेला जाता है और डायस्टोलिक में नहीं। ऑप्शन बी, हृदय में जो रुधिर की मात्रा डायस्टोलिक प्रवस्था से सिस्टोल प्रवस्था में अधिक होता है। या फिर ऑप्शन सी, धमनियां केवल सिस्टोल में सिकुड़ती है। या फिर ऑप्शन डी, रुधिर वाहिनियां रुधिर के प्रवाह का प्रतिरोध केवल सिस्टोल में ही करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सिस्टोल में हृदय से जो रुधिर को धमनियों में धकेला जा रहा है और डायस्टोल में ऐसा नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखना सिस्टोलिक दवा और डायस्टोलिक दवा क्या होते हैं। तो जो ह्यूमन का जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 120/80 mmHg ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो रीडिंग आपको दिख रही है। तो एक रीडिंग जो है ना, ये जो पहला वाला रीडिंग है ये सिस्टोलिक दबाव है, और ये जो 80 वाला ये जो रीडिंग है ना ये डायस्टोलिक है। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रेशर होते हैं, और दो प्रेशर की जरूरत क्यों होती है, और दूसरी बात कि ये दोनों अलग अलग रीडिंग क्यों दे रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मान लो हमारा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये हृदय है, यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ से जो ब्लड निकला, तो जब यहाँ से निकलेगा तो हृदय जो है ना धड़कने के बाद मतलब ये हृदय संकुचित होके इस ब्लड को पंप किया बहुत ज़्यादा प्रेशर से। क्यों? क्योंकि इस ब्लड को बहुत ही लंबी दूरी तय करनी होती है, हमारे शरीर में पूरे एक चक्कर लगाना होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेशर से पंप किया जाता है। ओके, अब ये ज़्यादा प्रेशर से पंप किया तो ये धमनियों से होकर बहा। ठीक है, अब ये पूरे शरीर में फ्लो करने के बाद ये वापस जब हृदय में आएगा तो आपको क्या लग रहा है कि वही प्रेशर रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको 120 के स्पीड से भेजा जा रहा है तो वो रास्ते में पूरा जर्नी तय करने के बाद जब ये लौटेगा तो वो 80 के स्पीड से वापस आएगा। ठीक है, इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोला जाता है, और यही होता है हमारा सिस्टोलिक दबाव और ये होता है डायस्टोलिक दबाव। और ये जो होता है ना जब 80 से लौटता है तो ये धमनी से नहीं सीरा से लौटता है, और धमनी से 120 पे जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो धमनी का जो मोटाई होगी वो भी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, धमनी मोटी होती है सिरा से। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, इसको ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, और कभी भी जो फटती है ना वो आपका धमनी ही फटती है, सिरा कभी नहीं फटेगी, क्योंकि सिरा में 80 प्रेशर होता है, धमनी में 120 होता है। और यहाँ से जब ये ज़्यादा प्रेशर से जाता है तो ये सारे जो वेसल्स है वहाँ से गुजरते गुजरते इसका प्रेशर घटते घटते लास्ट में 80 में आके रुकता है, और फिर वो हृदय में आता है, और फिर हृदय में आने के बाद फिर वो 120 से फेंका जाता है। तो इस तरह से दो प्रेशर जनरेट होता है, एक 120 एक 80। ठीक है, और उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बोला जा रहा है। तो याद रखना, जो 120 है वो सिस्टोलिक है और जो 80 है वो डायस्टोलिक है। डायस्टोलिक जो होता है वो हमारे सिरा पे पड़ती है, और सिस्टोलिक जो होता है वो हमारे धमनी पे पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाट की आवश्यकता सिरा में होती है, धमनियों में नहीं, ऐसा क्यों? ऑप्शन है, सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जा रही है। ऑप्शन बी, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन सी, सिराएं रक्त को हृदय से दूर ले जा रही है। या फिर ऑप्शन डी, सिराओं की जो दीवार होती है वो अधिक पेशी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले आ रही है। अब देखो कपाट क्या होते हैं, कपाट की आवश्यकता सिराओं में ही होगी, धमनी में कभी नहीं होगा। ठीक है, धमनी में कभी नहीं होगा। तो सिरा से जो हमारा ब्लड आता है हृदय में, तो हृदय में अगर ब्लड आएगा तो यहाँ पे आपको कपाट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो नीचे से नहीं आएगा, ये आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, ये सिरा है, यहाँ से ब्लड आएगा, तो यहाँ पे कपाट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लड हृदय में आएगा, हृदय से वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कपाट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्लड होते हैं वो आपका फिर से जो होता है ना शुद्ध होने आता है, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और धमनी में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा प्रेशर से पूरा शरीर में फैला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे धमनी से अगर मान लो कोई ब्लड वापस हृदय में आ जाती है, मान लो धमनी से हृदय में आ जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे शुद्ध रक्त होती है, और वो जो होती है नेक्स्ट फिर पंप में वो वापस चली जा सकती है। लेकिन जो सिरा से ब्लड हमारे हृदय में आती है उसको वापस हम हृदय में वापस हम शरीर में नहीं भेज सकते, उसको शुद्धिकरण जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पे कपाट लगे होते हैं ताकि वो वापस अपने पूर्व अवस्था में न जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी वाहिनी में सबसे कम यूरिया होता है, किस वाहिनी में सबसे कम यूरिया होता है? फुफ्फुस शिरा में, यकृत निवाहिका शिरा में, यकृत शिरा में, या फिर वृक्कीय शिरा में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्कीय शिरा में। देखो नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है, वृक्कीय शिरा, वृक्कीय शिरा जो वृक्क का नाम आ रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे कम यूरिया होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वृक्क शिरा में यूरिया की मात्रा सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा जो होगा वो यकृत में होगा। ठीक है, यकृत शिरा में सबसे अधिक होगा, ये आप याद रखना, यकृत शिरा में सबसे अधिक होगा। इसको याद रखने का मैं तरीका बताऊं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। तो अगर यकृत में यूरिया का निर्माण होगा तो यकृत शिरा में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाएगा, कन्फर्म है। यूरिया का छानन कहाँ पे होता है? यूरिया छनती कहाँ पे है? तो वो वृक्क में छनती है, तो छनेगी वहाँ पे, तो यूरिया की मात्रा सबसे कम होगा, छन के तो कम हो जाएगा ना, तो कम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? वृक्क में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। स्तनधारी में हृदय में मेट्रियल कपाट किन दो के बीच छिद्र पर स्थित होता है? दायां अलिंद वो दायां निलय, ऑप्शन बी बायां अलिंद वो बायां निलय, ऑप्शन सी पल्मोनरी शिरा या बायां अलिंद, या फिर ऑप्शन डी कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप वो बायां निलय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायां जो है ना, बायां अलिंद और बायां निलय। ये जो देखो मेट्रियल कपाट जो है, मेट्रियल कपाट वो बायां अलिंद और बायां निलय, आपको पता होगा इस 4 चैम्बर में आपको यहाँ भी कपाट देखने को मिलेगा और यहाँ भी कपाट देखने को मिलेगा। एक बाइकॉस्पिड एक ट्राइकॉस्पिड होता है। ठीक है, तो जो मेट्रियल कपाट होता है वो बायां अलिंद और बायां निलय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। रुधिर दाब वो हृदय स्पंदन की दर का नियंत्रण किस हार्मोन्स द्वारा होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, गैस्ट्रिन या फिर सिक्रेटिन? तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन। यहाँ पे बोला जा रहा है हृदय स्पंदन, मतलब जो हृदय की जो धड़कन होती है उसका दर को कंट्रोल करने का काम किस हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है? और दूसरा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बीपी, इसको कंट्रोल करने का काम कौन हार्मोन कर रहा है? तो वो कर रहा है एड्रेनालिन। ये हार्मोन्स बीपी को कंट्रोल कर रही है और हृदय स्पंदन को कंट्रोल कर रही है, कितनी बार धड़कनी है वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आस्कमिक गहरे अंत शोषण का कारण रक्त में किसकी सांद्रता होती है? ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ना, ऑक्सीजन की सांद्रता घटना, CO2 की सांद्रता बढ़ना या फिर CO2 की सांद्रता घटना? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से CO2 की सांद्रता बढ़ना। अगर CO2 की सांद्रता में इंक्रीज देखा जाता है तो आपका जो शोषण होगा ना वो आस्कमिक गहरे अंत शोषण होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब भी CO2 का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ता है तो ब्रीदिंग जो है ना उसका जो रेट होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और गहरी सांस लेना आप स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइडल वायु अंदर जाए और ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाए और जो CO2 का कंसंट्रेशन है उसको कम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेडुला में स्थित स्वायत्त केंद्र जिसको ब्रीदिंग सेंटर बोला जा रहा है उस पर नियंत्रण होता है रासायनिक तौर पे, तंत्रिकीय तौर पे, भौतिक तौर पे या फिर भौतिक, रासायनिक एवं तंत्रिकीय तीनों तौर पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भौतिक, रासायनिक और तंत्रिकीय तीनों तौर पे। ठीक है, मेडुला जो है वो शोषण को कंट्रोल कर रही है और शोषण को कंट्रोल जो करती है ना वो भौतिक तौर पे भी करती है, रासायनिक तौर पे भी करती है और तंत्रिकीय तौर पे भी करती है, तीनों ही प्रोसेस यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी युक्त दीवार जिसमें अनुपस्थित होता है, पेशी युक्त दीवार किस में अनुपस्थित होगा? पेशी युक्त दीवार नहीं होगा, कोशिका में, धमनिका में, शिरा में या फिर धमनी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। ठीक है, जो केशिका होती है, केशिका में आपको पेशी युक्त दीवार नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा इसमें जो चढ़ाव होता है कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा, तो कैपिलरी में कोई भी पेशी युक्त दीवार की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन शिरा और धमनी में पेशी युक्त दीवार की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को विभिन्न क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कौन सा ऊर्जा स्रोत की कमी उसे तुरंत प्रभावित करेगी? ATP, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर पायरुविक अम्ल? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ATP। ये जो होते हैं ये एक स्टोर एनर्जी होता है। ठीक है, ये स्टोर एनर्जी होता है और ये कहाँ पे स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। तो जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो स्टोरेज ऊर्जा से ATP तुरंत रिलीज होता है और हमारी ऊर्जा की पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो उस करेंसी को ATP बोला जाता है। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके,
वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।